नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आपको पता ही है कि मोदी जी सत्ता में अच्छे दिनों का वादा करके आए थे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं हैं और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी बीजेपी के अच्छे दिन बचा पाएंगे? क्या खुद मोदी जी के अच्छे दिन जाने वाले हैं? दरअसल अब चुनावों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उससे पहले तमाम एजेंसियां चुनावी सर्वे में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी रोजाना सर्वे हो रहे हैं और उसमें जो मुख्य रूप से जो बातें आ रही हैं कि राहुल जीतेंगे या मोदी जी जीतेंगे, पीएम कौन बनेगा, मोदी या राहुल, संसद में किसका भाषण अच्छा था, मोदी का या राहुल का। आपको याद होगा कि संसद में राहुल गांधी के भाषण पर सोशल मीडिया पर, उनके भाषण को सोशल मीडिया पर मोदी के भाषण से ज्यादा शेयर और लाइक किया गया। उसकी एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने भी जारी की थी कि किन किन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी को देखा गया, सुना गया, शेयर किया गया। तो ये जो लाइक और शेयर का मामला है उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दिए। और इन सब के बीच पिछले दिनों दो और सर्वे आए हैं जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है, या कह सकते हैं कि उसकी नींद उड़ चुकी होगी। पहला सर्वे है टाइम्स नाउ नवभारत का। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में एनडीए को 296 से यानी 296 से 336 सीटों के साथ बहुमत तो दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी 160 सीटों से 190 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं, यानी 160 सीट्स टू 190 सीट्स इंडिया गठबंधन को और 296 टू 336 एनडीए गठबंधन को। खास बात यह है कि एनडीए और इंडिया के वोट शेयर में केवल 2% का अंतर है। एनडीए को 42.6% वोट मिल रहे हैं, यानी कि 42.6%, जबकि इंडिया को 42.2% वोट मिलते हुए बताया जा रहा है। और दूसरा सर्वे जो है वो एबीपी न्यूज का है। एबीपी के एक सर्वे में तो इंडिया को 65% लोगों ने सत्ता में आते हुए बताया है। 65% लोगों ने इंडिया को सत्ता में लौटते हुए आते हुए बताया है, जबकि केवल 35% लोग एनडीए के साथ दिख रहे हैं। दोनों सर्वे लोकसभा चुनाव के काफी पहले आए हैं और अगले 8 महीनों में इंडिया के पक्ष में ऐसे ही माहौल बनता रहा तो टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में जो 2% वोटों का अंतर बताया जा रहा है उसे मिटाकर इंडिया को आगे निकलने में शायद देर नहीं लगेगी। और इस तरह के सर्वे पर बीजेपी की नजर भी होगी, इसलिए बीजेपी अभी से मंथन में जुट गई है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 15 लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बैठक की और आज एमपी और छत्तीसगढ़ की 60 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के इतिहास में, जी हां, बीजेपी के इतिहास में शायद ही कभी चुनावों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा की गई हो, और ये हम अभी देख रहे हैं, आज की घटना है। एमपी की 230 सीटें, वहां विधानसभा की 230 सीटें हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, और उसमें से 39 सीट्स, और छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा उसकी तैयारियों से ज्यादा उसकी चिंता को जाहिर कर रही है। दरअसल बीजेपी की असली चिंता इंडिया को लेकर है। इंडिया के नेता रोज नए तरीके से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी आज लद्दाख पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए, लद्दाख में राहुल गांधी, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। ये राहुल गांधी लद्दाख पहुंच गए हैं। अभी अभी बात हो रही थी कि लद्दाख अगले महीने, आप जानते हैं कि लद्दाख में कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव हैं और इसके साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी राहुल की नजर है। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लेह या लद्दाख नहीं जा सके थे। उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान कहा था कि वो जल्द ही लद्दाख का दौरा करेंगे, और वो अब लेह पहुंच गए हैं। सुनिए राहुल गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा था। जब संसद में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे थे कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया, तो वहां किसी ने बोला कि आप लद्दाख नहीं आए, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था और आज उसका वो प्रमाण दे रहे हैं। आजकल राहुल गांधी प्रमाण देने में सबसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि यहां तो झूठ की राजनीति हो रही है। झूठ की राजनीति पर सच जो है तभी हावी हो सकता है जब आप प्रूफ दें।
और इस देश की जनता को आज की तारीख में शायद इसी की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो राहुल गांधी जो हैं यहां सच का प्रमाण दे रहे हैं, खुद पहुंच गए लेह। लेकिन कहा क्या था राहुल गांधी ने, सुनिए जरा। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। तो यहां लद्दाख से ही जो सांसद हैं वो बोल रहे थे राहुल गांधी से कि आप लद्दाख नहीं आए। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया आपने सुन लिया कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और मैं लद्दाख आऊंगा। और आज राहुल गांधी लद्दाख में हैं, 2 दिनों की यात्रा में वो लद्दाख पहुंच गए हैं। वहीं अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन उसकी बात कर रहा हूं, साथ साथ ये भी हम यहां समझ रहे हैं कि जो सर्वे है, अभी 2 सर्वे आए हैं, उस सर्वे में इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्वे तो उसमें 65% के साथ लोग कह रहे हैं कि अगली दफा इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है। दूसरा सर्वे बहुत करीब है, 8 महीने का वक्त है। दूसरा सर्वे जो है वो NBT नवभारत टाइम्स का है, आप जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेता और NCP के चीफ शरद पवार ने आज बीड में जनसभा की है। जी हां, बीड में जनसभा की है और इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाने वाले हैं, कि बीजेपी के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। कल कांग्रेस नेता, इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं क्योंकि अभी लगातार चल रहा है, खबरें चल रही थी कि शरद पवार जो हैं वो कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन में टूट जो है वो साफ दिखाई देगी। कल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि अजीत पवार को बीजेपी और पीएम मोदी इस शर्त पर लाए थे, जी हां, भतीजे अजीत पवार को बीजेपी और पीएम मोदी इस शर्त पर लाए थे कि अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने चाचा शरद पवार को एनडीए में शामिल कराना होगा। ये कांग्रेस के नेता वडेट्टीवार ने कल दावा किया था। वडेट्टीवार के अलावा कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता, नाम है पृथ्वीराज चौहान। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी खबरें चलती रही हैं बीच बीच में। उन्होंने भी दावा किया कि शरद पवार को बीजेपी से ऑफर मिला है, ऑफर है कि शरद पवार को हम कृषि मंत्री बना देंगे। ये खबरें बता रही हैं कि बीजेपी को इंडिया के नेताओं से डर लग रहा है और ऐसे में राहुल गांधी की एक भविष्यवाणी भी यहां सही साबित होती हुई दिख रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जून के महीने में जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे तो उन्होंने वहां एक भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी 2024 के चुनावों को लेकर थी। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, विपक्ष एकजुट है और हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। यह राहुल गांधी ने अमेरिका में यह बात कही थी। अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने भी एक भविष्यवाणी की है। मोदी जी की भविष्यवाणी जो है वो लाल किले की प्राचीर से हुई है। मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर कहा है कि वो अगले साल फिर आएंगे। अब देखिए, 2 भविष्यवाणियां आपके सामने है। एक भविष्यवाणी है राहुल गांधी की और एक भविष्यवाणी है मोदी जी की। दोनों भविष्यवाणियों में जो बुनियादी फर्क है उसको समझिए। राहुल गांधी जहां लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मोदी जी की भविष्यवाणी में देश के लोकतंत्र को ही चुनौती दी जा रही है। कह रहे हैं मैं आऊंगा। खैर, राहुल ने जब भविष्यवाणी की थी तो इंडिया का गठन नहीं हुआ था, लेकिन यह जून का महीना था।
जुलाई में इंडिया का गठन हुआ है। इंडिया जो गठन है 26 दलों का नेता, यह संगठन जुलाई में हुआ है, 18 तारीख को, 18 जुलाई को। और जून के महीने में राहुल गांधी गए थे अमेरिका, वहां उन्होंने कहा था, लेकिन उन्हें पता था तब जून के महीने में कि विपक्ष एकजुट होकर रहेगा। वहीं मोदी जी ने जब भविष्यवाणी की थी तो इंडिया मजबूती के साथ बीजेपी को चुनौती दे रहा है। अब सर्वे भी यही बता रहे हैं और हवा का रुख भी उसी दिशा में है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं इंडिया के साथ साथ दिखाई दे रही हैं। सर्वे इंडिया के साथ साथ नजर आ रहा है, मौसम बदल रहा है, राहुल गांधी की भविष्यवाणी उस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौका या छक्का मारने की कोशिश में है तीसरे टर्म के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं और इन बातों के साथ साथ दोस्तों हम ये आज न्यूज पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सर्वे ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद? क्या राहुल के प्लान से फेल होंगे बीजेपी के मंसूबे? राहुल का प्लान क्या है ये हम लगातार समझ रहे हैं, सर्वे को भी समझ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको भी समझ रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ रिटायर्ड IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी हैं, हमारे साथ देशबंधु की एडिटर सर्वमित्रा सुरजन जी हैं, हमारे साथ हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, देशबंधु के पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ हैं और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात, जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इन सर्वेज के कारण इन सब ने मोदी जी की बीजेपी की नींद उड़ा दी है? बीजेपी के इतिहास में शायद पहली दफा है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अगले महीने के अंत तक यानी कि सितंबर के अंत तक हो सकता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तमाम 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो, लेकिन उससे महीना 1.5 महीना पहले अपने कैंडिडेट्स की सूचना आप दे देते हैं, घोषणा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो सता रहा है। यह क्या डर है? जरा स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं और यहां से यह भी समझना चाहता हूं कि जो सर्वे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, कहां देख रहे हैं? जो बातें हम करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बुराई करते हैं, लेकिन क्या करें, बुराई नहीं है, जो सच्चाई है वही दिखा रहा हूं दोस्तों। उसको चश्मा बदल करके देखिए जरा, तो आपको सच्चाई दिखेगी कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और कितना परेशान है आज की तारीख में बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा स्वामी जी आपके पास। देखिए राजीव जी, हम लोग मोदी जी की बुराई नहीं करते हैं, हम लोग विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करते हैं केवल। देखिए, सबसे पहले एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कौन है। जिन 2 सर्वे की एजेंसीज की आपने नाम लिए उनको आप डिस्काउंट कर लीजिए, चाहे वो टाइम्स नाउ हो चाहे वो ABP हो। खैर, आप ट्विटर के अंदर जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, उसमें 85 से 87% लोगों का यह कहना है कि इंडिया जीत रही है और राहुल गांधी जीत रहे हैं। आप ये देखिए, जो कल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था और आपके श्रोताओं की उसमें प्रतिक्रिया भी मुझे मिली। देखिए, शरद पवार को जिस प्रकार से एक प्रश्न चिन्ह में खड़ा किया गया, इसका मतलब यह है कि एक बताया गया और यह नैरेटिव जो बनाना चाह रहा था एनडीए, वो उल्टा नैरेटिव बन गया इंडिया के फेवर में। इसका मतलब यह है कि आज शरद पवार धनंजय मुंडे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए और धनंजय मुंडे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें खुलेआम ये ऐलान किया कि इन जो द्रोही लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी मेरे साथ की है, इनको आपको चुनाव में हराना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक विद्वेष पैदा कर रही है। इसका मतलब यह है, इन्फरेंस ये ड्रॉ करने की आवश्यकता है कि शरद पवार को और सुप्रिया सुले को अगर जो अफवाहें उड़ाई गई थी वो सच थी, 2 मंत्री पद 8 महीने के लिए मिलना और जो जयंत पाटिल हैं उनको भी मंत्री पद मिलना, इसको ठुकरा कर अगर शरद पवार खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि शरद पवार जैसा परिपक्व नेता यह समझ गया है कि 8 महीने के मंत्रिमंडल के बजाय मुझे 30-40 साल के लिए सुप्रिया सुले को सेटल करना है और सेटल करने के लिए इंडिया की आवश्यकता है। नंबर 1, राजस्थान में देखिए
एनडीए ने किस प्रकार अपने घर में खुद आग लगाई। वसुंधरा राजे को जो चुनाव प्रचार समिति है उसमें न रखना और वसुंधरा राजे को किनारे करना, इसका मतलब यह है कि एनडीए ने यह पूरा अपना एक व्यू रचना कर ली है कि किस प्रकार से आत्मघाती कदम उठाना है। दूसरी तरफ आप देखिए, कल आपने बताया कि जो राजेश पायलट पे टिप्पणी की गई, देखिए राजेश पायलट वास्तविकता में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको किसी जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। राजेश पायलट के सभी जाति के लोग उनका इज्जत करते हैं उनकी, क्योंकि वो जिस प्रकार से जनता से मिलते थे और जिस प्रकार से जनता के बीच में एक जननायक की उनकी भूमिका थी, उसमें अशोक गहलोत किस प्रकार से खुलकर सचिन पायलट के साथ आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो वसुंधरा राजे को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी के 20% वोट को कम कर दिया और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ खड़ा करके उन्होंने ये कर दिया कि कांग्रेस को मजबूती दे दी। तो वास्तविकता में जो ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। और जो आप सर्वे देख रहे हैं, अभी सर्वे जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं जिसमें रिस्पोंडेंट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है और जो बिल्कुल चाहे वो एनडीए के लोग हों चाहे वो इंडिया के लोग हों, जो भी अपना उसमें कदम उठा सकती है, कोई भी सर्वे आप ट्विटर का उठा के देख लीजिए, 85 से 87% लोग इंडिया को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और एक और चीज जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजीव जी, सीएजी की रिपोर्ट, नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और नितिन गडकरी को यह शक है, जबकि उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री, क्योंकि यह बड़ा आश्चर्य था हम लोगों के लिए कि सीएजी की रिपोर्ट के कैसे सीएजी की हिम्मत हो गई कि मोदी जी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ उसने ये रिपोर्ट छाप दी। वास्तविकता में ये सीएजी की रिपोर्ट नितिन गडकरी को किनारे लगाने के लिए की गई है। तो एक प्रकार राजस्थान को भी किनारे लगाने का प्रयास है। और शरद पवार ने एक और बात कही है राजीव जी, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का वही हाल होगा जो वहां पे फडणवीस साहब का हुआ है। फडणवीस साहब ने भी कहा था कि मैं सत्ता में लौटूंगा, लौट के आऊंगा, और आज वो डिप्टी चीफ बन गए हैं। वही हाल जो नरेंद्र मोदी जी का होगा कि इन्होंने कहा तो है, लेकिन देखिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जितने भी आत्मघाती कदम हो सकते हैं सारी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को किनारे लगा रहे हैं और यह बात बिल्कुल सच है राजीव जी। आखिरी बात आपसे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आज तक गुजरात को छोड़कर कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जिताया है और नितिन गडकरी को किनारे लगाना महाराष्ट्र के अंदर, देवेंद्र फडणवीस को बढ़ाना और नितिन गडकरी को घटाना और वसुंधरा राजे को किनारे लगाना राजस्थान में, इसका मतलब यह है कि आप गुजरात के माध्यम से राजस्थान और महाराष्ट्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल उल्टा कदम होगा। और अब वसुंधरा राजे का जो अगला कदम है उसे हमें वेट करना होगा। नितिन गडकरी ने जो अपना एक पत्र लिखकर मोदी जी को यह जता दिया है कि आप जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी में अंदर से बहुत तगड़ा विद्रोह है और भारतीय जनता पार्टी जो मैं भविष्यवाणी करता आया हूं बहुत भयंकर टूट होने वाली। जी हाँ, ये बात आप कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भयंकर टूट होगी और ये बात पिछले दिनों अशोक गहलोत भी कह रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। लेकिन बात यहाँ दूसरी ये है कि क्या नितिन गडकरी को या वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाकर मोदी जी महाराष्ट्र को या इधर राजस्थान को साध पाएंगे, जीत पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। और नितिन गडकरी को किनारे लगाकर क्या वो आरएसएस के साथ अपनी जो दोस्ती यारी चुनावी जो रणनीतियां हैं उस राह पे उसके साथ चल पाएंगे? तो बहुत कुछ है नितिन गडकरी को लेकर, उस पर चर्चा हम आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। और जो कैग की रिपोर्ट है, उस कैग की रिपोर्ट में क्या सचमुच नितिन गडकरी पर निशाना साधा गया है या मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है? जितनी बारीकी से हम और आप समझ रहे हैं स्वामी जी, उतनी बारीकी से देश की जनता भी समझती है क्या? कैग की रिपोर्ट आई थी 2012-13 में और कह दिया गया था 2G कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, कई घोटाले सामने ला करके और मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी। अब फिर से 2023 में घोटालों की लिस्ट आ गई है। 7 घोटाले हम कल सामने रख रहे थे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वे की,
और सर्वे के साथ साथ राहुल गांधी इंडिया की जो प्लानिंग है उसकी, उधर बीड में जो शरद पवार ने भाषण दिया है उसकी भी, ये तमाम बातें रख रहे हैं। सर्वमित्रा सुरजन जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं कि उधर राहुल गांधी पहुंच गए, जो कह रहे थे, उनसे लद्दाख के सांसद ने बोला कि आप लद्दाख नहीं आए। राहुल गांधी आज लद्दाख पहुंच गए। सुनने में आ रहा है कि वहां बाइक से घूमेंगे, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं बाइक से जाना चाहता हूं। शायद पिछले दिनों जो बाइक पे के उसमें वर्कशॉप में गए थे, तो यही सब जानने समझने के लिए गए होंगे। अभी ओखला गए थे, उससे पहले वो उधर भी गए थे, दिल्ली के दूसरे एरिया में भी। तो बाइक से वो घूमने जाना चाहते हैं और घूमेंगे, 2 दिन रहेंगे। तो राहुल गांधी की एक अलग प्लानिंग है। और दूसरी तरफ जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे भी कहीं ना कहीं चिंता जतला रहे हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर के ऑलरेडी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों चीजों को अगर जोड़ के क्लब करके देखा जाए तो कहां आप देखती हैं बीजेपी को, कहां देखती, यानी कि एनडीए को या बीजेपी कह लें, और इंडिया को? जी राजीव जी, आपने बात जो कही शुरू में कि राहुल गांधी के बाइक से लद्दाख जाने की, तो राहुल गांधी के जो इस तरह के एडवेंचर्स हैं, देश उनको बहुत समय से देख रहा है। जब वो राजनीति में नए नए आए थे तब भी उनकी वो पैराशूट पे में उड़ना या बहुत उनका वो देखा था। फिर तमिलनाडु में जिस तरह से वो समुद्र में कूद गए थे मछुआरों के साथ, या कि वो जिस तरह से अभी हमने देखा पैदल चलने का तो जो कारनामा उन्होंने किया है वो अलग ही है। इसके अलावा भी राहुल गांधी जो है वो कभी वो मार्शल आर्ट करते दिखते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं अगर वो लद्दाख की सड़कों पर, वहां की वादियों में वो बाइक पर नजर आए और लोगों को उनकी ये अदा फिर लुभाएगी, ये बिल्कुल तय बात है। दूसरा सवाल जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चिंता का, तो वो जो बीजेपी ने अपनी कमजोरी जो है वो आज पूरी तरह से जाहिर कर दी है। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने 60 उम्मीदवार दोनों राज्यों में मिलाकर उनकी घोषणा कर दी है, उससे समझ में आता है कि बीजेपी को इस बार अपनी जमीन पूरी तरह से अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिख रही है। पिछले चुनाव में तो मध्य प्रदेश में तो सिंधिया को अपने खेमे में लाकर ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने सत्ता हथियार ली थी, लेकिन इस बार किसको लाएगी? अब तो बीजेपी में टूट दिख रही है और कांग्रेस जो है मजबूत दिख रही है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये तमाम लोग जो है अब एक साथ मिलकर पूरी मजबूती दे रहे हैं कांग्रेस को। तो मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस बहुत मजबूती से इस बार फाइट बैक कर रही है, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो है अपनी सरकार के आगे बहुत सी लाचारी उनकी बार बार नजर आ रही है। कभी आदिवासी उत्पीड़न दिख रहा है वहां, कभी अभी 2 दिन से जो एक वीडियो बहुत चल रहा है कि वो महिला को जिस तरह से बाल पकड़कर खींचा जा रहा, तो वो सवाल उठ रहे हैं कि जब आप बच्चों के मामा बनते हैं या वो लाडली बहना योजना चलाते हैं और यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आदिवासी हो, दलित हो, ये जो कभी दलित को मूंछ रखने पर पीटना, कभी घोड़ी चढ़ने पर पीटना, या अभी 15 अगस्त पर एक सरपंच को केवल इसलिए झंडा नहीं फहराने दिया क्योंकि वो दलित था और उसको अपमानित किया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं चुनाव के पहले शिवराज सरकार पर या कहूं बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं, और बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चुका है। नफरत जो उसने बोई थी वो एक तरह से भस्मासुर की तरह उसे साबित हो रही, क्योंकि वो रोक नहीं पा रही है। पहले तो खूब उत्पीड़न हो गया और इन सब चीजों को हिंदुत्व के नाम पर बहुत बढ़ावा दिया गया, लेकिन अब यही हिंदुत्व जो है वो बीजेपी को खा रहा है, उस पर दुगनी चोट कर रहा है। और जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार जो है वो तो अपनी जगह है, व्यापम हो गया, या महाकाल लोग जो वहां पर जो मूर्तियां गिरी, ये तमाम बातें जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं। सिंधिया के कारण बीजेपी खेमे में नाराजगी दिख ही रही है, और बहुत से बीजेपी के नेता जो ऑपरेशन लोटस के वक्त बीजेपी में चले गए थे, वैसे नेता भी वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। और यही चीज जो है कर्नाटक में भी हो रही। अभी अब कर्नाटक में माफ कीजिए, डीके शिव कुमार ने ऑपरेशन हस्त चलाने वाली जो बात कही है, ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने चलाया, मतलब कमल उसका चुनाव चिन्ह है तो ऑपरेशन लोटस हो गया। तो अब कांग्रेस जो है ऑपरेशन हस्त कर रही है, इसका मतलब हाथ को वो प्रमोट कर रही है कि अब वापस आप आ जाओ, और ये घर वापसी कर्नाटक में बड़ी तेजी से हो रही है।
तो कर्नाटक में तो लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा ही, लेकिन इस बात का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा जहां अभी चुनाव है, क्योंकि अभी कर्नाटक ही ताजा उदाहरण है कि जहां कांग्रेस ने मिलकर अपने सारे मतभेदों को दूर करके बीजेपी को बुरी तरह मार दी थी, जबकि बीजेपी ने वहां पूरी ताकत झोंक दी थी। अब बीजेपी यही ताकत छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में झोंकने जा रही है, लेकिन इसका नुकसान उसे होगा क्योंकि हिंदुत्व अब भस्मासुर की तरह बीजेपी को ही जला जाएगा, ये दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में अभी जो कल की बैठक हुई थी उसमें भी ये हुआ था कि ABCD 4 कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को किया गया, और उसमें A कैटेगरी में तो जो कैंडिडेट्स जीते हैं पिछले बार वो हैं, लेकिन B और C और D ये 3 कैटेगरीज में ऐसे उम्मीदवारों, मतलब ये वो सीट्स हैं छत्तीसगढ़ की जहां पर बीजेपी को हार मिली है, एक बार भी जीत नहीं मिली या बड़ी मुश्किल से जीत मिली है। तो बीजेपी अभी से अपनी कमजोरी जो है वो पहचान गई है, लेकिन उसको वो कितना भी दूर करने की कोशिश करे, कांग्रेस जो है इन दोनों राज्यों में काफी मजबूत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे जो है, अभी जो अनुमान दिख रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं, मतलब सर्वे अभी तो लोकसभा चुनाव के हैं, लेकिन जल्दी विधानसभा को लेकर भी यही माहौल बन रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है और बीजेपी सत्ता से जा रही है। जी, कांग्रेस की वापसी और बीजेपी सत्ता से जा रही है, कहना कितना आसान है, लेकिन जब धरातल पे जब रिजल्ट की बारी आती है तो वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। 2019 सामने है, 2014 के बाद 2019 कई सारे इलेक्शन, वो तमाम चीज़ें रही हैं। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूँ, एक तरफ राहुल गांधी, चाहे वो बाइक की सवारी करें, चाहे वो वहाँ घोड़े की सवारी, खच्चर की सवारी करें, जो भी करें, लेकिन दूसरी तरफ वो सवारी कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती का जो 2 उदाहरण, दो भविष्यवाणियाँ अलग अलग जो शुरुआत में बता रहा था, वो भविष्यवाणियाँ भी बहुत अलग तरह से जो हैं, यानी एक तरफ राहुल गांधी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ मोदी जी की भविष्यवाणी की, आऊँगा तो मैं ही। 3-4 अलग अलग आप याद कीजिए मोदी जी के भाषणों को, एक अकेला सब पर भारी, आऊँगा तो मैं ही, फिर उससे पहले बहुत सारी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक उनके समर्थकों में, मोदी जी के समर्थकों में एक उत्साहवर्धन का काम भी करते हैं, ऐसे मोदी जी के जो बयान होते हैं। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी है, तीसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि अभी अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनका जो रिसर्च पेपर आया, उसमें भी बताया गया कि कैसे 2019 के चुनाव को बीजेपी ने, सत्ता पक्ष ने अपने खेमे में करने, अपने पाले में करने के लिए क्या क्या नहीं किया, चाहे वो वोटर लिस्ट हो, चाहे वोटिंग का पैटर्न हो, चाहे काउंटिंग का पैटर्न हो, हर जगह मैनिपुलेशन। और इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं आएगा तो मोदी ही, तो फिर ये जो आएगा तो मोदी ही वाली बात है प्रशांत जी, वो यहाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा कमल के खिलने वाली जो बात ये करते हैं वो खिलता हुआ दिखाई देने लगता है। इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए, आप सब विश्लेषक हैं, और इसलिए ये बात यहां लेके आ रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जा भी सकते हैं मोदी जी, ये क्यों नहीं हो सकता प्रशांत जी? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, अगर आप भारत की राजनीति को पिछले 30 साल में, 40 साल में देखें, चुनाव दर चुनाव, तो आपको इसके संकेत मिलेंगे कि जब कोई जाने वाला होता है तो क्या क्या होता है। तो वैसे ही संकेत अब मोदी जी खुद दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात देखिए, चाहे कोई संगठन हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकार हो, उसकी परीक्षा क्राइसिस मैनेजमेंट में होती है। प्रोफेसर साहब बैठे, प्रोफेसर स्वामी वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्राइसिस मैनेजमेंट से निकलना अगर किसी को आता है वो सरवाइव करता है। अब आप राहुल गांधी को देखिए कि किस किस क्राइसिस मैनेजमेंट से, किस किस क्राइसिस से निकले वो। मेंबरशिप गई, ईडी ने सम्मन दिए, मकान छीन लिया, तो इतनी लंबी क्राइसिस, उनको कॉर्पोरेट पैसा लगाकर बदनाम करने का काम हुआ। तो इस क्राइसिस से होकर राहुल गांधी ने क्राइसिस को मैनेज किया, जिसका फल उनको अब मिल रहा है। अब आप जरा मोदी जी की क्राइसिस देखिए, उनका क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई,
तो बीबीसी क्या इनकम टैक्स भेज दो। तो वो डॉक्यूमेंट्री जरा कम लोगों ने देखी तो इनकम टैक्स गया, बैन हो गई डॉक्यूमेंट्री, तो बहुत से लोगों ने देखी। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि मोदी जी के शासनकाल में प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है। अडानी का कुछ मामला है तो उस तरीके से करो। सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पर सवाल खड़े करे, कानून बदल दो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निकाल दो पैनल में से। ये जो तरीका है क्राइसिस मैनेजमेंट का मोदी जी का, वो तरीका सत्ता में वापस आने का तरीका नहीं है। और मोदी जी एक बहुत आइडियल सिचुएशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। मीडिया अपना हो, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग भी बढ़िया हो, और सब लोग तारीफ कर रहे हो, 4-6 लोग बोलने वाले हो, ढोल मजीरे बज रहे हो, तब वो परफॉर्म करते हैं। क्राइसिस में मोदी जी घबरा जाते हैं। अब आप पिछली 2 स्पीचेस को देखिए, लोकसभा की और 15 अगस्त की स्पीच को लाल किले के सामने। वो दोनों स्पीच में आपको लग रहा है कि मोदी जी की गाड़ी एकदम पटरी से उतरी हुई है। देश के सामने समस्याएं अभी हैं। 2047 तक कौन जिएगा और कौन रुकेगा देखने के लिए कि क्या मिल रहा है। और 1000 साल की बात भी कर डाली उन्होंने, बेमतलब, बेसिर पैर की बात है ना। 1000 साल की बात कर रहे हो आप। 1000 साल तो मतलब सभ्यताएं जन्म लेती हैं और खत्म हो जाती हैं। ये पता नहीं किस युग की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि क्राइसिस मैनेजमेंट मोदी जी को नहीं आता है। वो एक आइडियल सिचुएशन में काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने बहुत एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव किया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, होस्टाइल मीडिया, ट्रोल आर्मी, इन सब के बावजूद, और आखिरी कि कॉर्पोरेट मनी जो आती है, आप देखिए 75% 80% बीजेपी के पास आ रही है, जो कॉर्पोरेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसा है। तो पैसा भी नहीं उनके पास, पैसा भी सारा आप उठा रहे हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट उनको नहीं आता। दूसरा आप देखिए कि और चीज़ें क्या हो रही है। अचानक सीएजी का आपने बताया था कि सीएजी ने घोटालों की लिस्ट जारी कर दी। सड़क निर्माण से लेकर आयुष्मान भारत और पेंशन फंड, कहाँ घोटाले उसको नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश से घोटालों का मामला आ गया जिसमें 41 FIR कर दी एक ट्वीट में प्रियंका गांधी के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। मणिपुर कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहें, जो सेना के या पूर्व अधिकारी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है मणिपुर के अंदर। तो आप कानून व्यवस्था भी नहीं संभाल पा रहे हैं। विदेश नीति चाइना के बारे में हमने देख लिया। तो कुल मिला के राजीव जी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब तो है ही, लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की बात है उसमें लड़खड़ा रहे। जैसे इंडिया नाम आया, अब इंडिया नाम को ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी I.N. वगैरह वगैरह। ये जो पूरे संकेत हैं वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास अब जो है वो क्राइसिस का सलूशन नहीं है। क्राइसिस है, सर्वे आपने बता दिए, तमाम सारे सीएजी का और ये सब चल रहा है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ गई है सब जगह, लेकिन उस क्राइसिस से निपटने का इनके पास अभी सलूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्राइसिस का सलूशन नहीं होगा तो चुनाव में परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात है, क्राइसिस का अगर सॉल्यूशन नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि हर ढंग से वो परफॉर्म कर लेते हैं। 2012-13 के बाद से जितने भी सर्वे आए, सर्वे एजेंसियों के लिए भी प्रशांत जी बहुत आसान होता है, जितवा दो बीजेपी को, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया गठबंधन कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं है। यहाँ पे मोदी जी अकेले हैं। अब यहाँ बिल्कुल, अब यहाँ काम करने की जरूरत है। जब इंडिया गठबंधन बड़ी
तगड़ी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है धरातल पे। अगर आप निकलेंगे और जब ये पूरे आंकड़ों को अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो पार्टियां हैं जो लीड कर रही हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल जाइए तो क्या आप वहाँ टीएमसी को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप बिहार जाइए तो क्या आप वहाँ पे आरजेडी को, जेडीयू को इग्नोर कर सकते हैं? आप सवाल रहेगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप दिल्ली में ही क्या आम आदमी पार्टी को या पंजाब में आज की तारीख में इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में या मायावती की पार्टी बीएसपी को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये तमाम पार्टियां अगर एकजुट होकर के लड़ेंगी तो फिर क्या यही चिंता है? सबसे बड़ी चिंता क्या यही है? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, इंदौर से, और मध्य प्रदेश की बात अभी सर्वमित्रा सुरजन जी कर भी रही थी, और आज 39 सीट्स पहली बार। आपको याद है क्या कि पिछली दफा कब बीजेपी चुनाव से पहले अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी हो, चाहे छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? मुझे पिछले 20 साल का तो याद नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर आज ऐसा हुआ है तो यहीं से शुरुआत होती है क्या उस भय, उस डर की जिसका जिक्र हम बार बार कहते हैं, और कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि तुम तो कांग्रेसी हो, विपक्ष की बात करो तो कांग्रेसी हो, सरकार की योजनाओं का पर्दाफाश करो तो कांग्रेसी हो। भाई क्यों नहीं कहते कि आप आरजेडी वाले हो, आप जेडीयू वाले हो, आप समाजवादी पार्टी वाले हो, आप टीएमसी वाले हो, आप केसीआर के चमचे हो? आप कुछ भी कह दो ना यार। तो ये तमाम बातें होती हैं, इसलिए यहां रख रहा हूं क्योंकि हमारे साथ तमाम साथी जुड़ते हैं और इस चर्चा के भागीदार होते हैं, इसलिए भी कह रहा हूं। तो यहां सीधे सिंपल शब्दों में आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या पहली दफा या इस इतिहास में 42-43 साल के इतिहास में एक जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है बीजेपी? इसीलिए यहां 1.5-2 महीने पहले बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, और लग रहा है कि अब अगर हार गए तो फिर 2024 बचाना मुश्किल होगा। और बार बार पुलवामा नहीं होता है, इस देश के सेना पर हमको, आपको, सबको भरोसा है, इसलिए भी अब पुलवामा नहीं होगा। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, आप धर्मनिरपेक्ष हो क्या? मेरा जवाब यह भी है कि क्या आप धर्मनिरपेक्ष हो? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होना भी एक गाली हो गया। कांग्रेसी होना तो गाली है ही, धर्मनिरपेक्ष होना भी गाली। दरअसल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की हो। कांग्रेस में यह होता रहा है कि नाम वापसी के दिन तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होती थी। कई बार कहा जाता था कि 2-3 लोगों से कहा जाता था कि आप भी नामांकन भर दो, आप भी नामांकन भर दो। उम्मीदवार नामांकन भर देते थे कांग्रेस की ओर से, और किसी एक के पक्ष में चिट्ठी चली जाती थी और उसे टिकट मिलता था, बाकी लोग नाम वापस ले लेते थे। ऐसा कांग्रेस में होता रहा है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक और खास बात यह कि मध्य प्रदेश में जिन 39 सीटों पर बीजेपी ने टिकट की घोषणा की है, उन 39 में से 22 सीटें आरक्षित वर्ग की हैं। यानी 39 में से 22 सीटें आरक्षित वर्ग की है। जिस क्षेत्र में राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, आरक्षित सीटों पर बड़ा ध्यान दिया था कांग्रेस ने, तो बीजेपी देख रही है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं तो क्या कर रहे हैं, कहां गए हैं, और उन्हीं सीटों पर बीजेपी अपना पूरा जोर लगाए हुए है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों आए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश सागर में संत रैदास की स्मृति में 100 करोड़ के एक मंदिर की घोषणा की थी, शिलान्यास भी किया था, और ये घोषणा की थी कि इसका उद्घाटन करने भी मैं ही आऊंगा। यानी वो मुतमईन है कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, उन्हें बुलाया जाएगा और वो ही आएंगे। तो ये जो परेशानी है बीजेपी की, ये कई दिनों से है। कल दिल्ली में आपने सुना ही होगा, जानकारी होगी आपको कि कल दिल्ली में बीजेपी की आला कमान की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा, राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम राज्यों के प्रभारी थे। चर्चा ये हुई कि आगामी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव जो हैं,
उनमें पूरी पूरी ताकत झोंक दी जाए, किसी भी तरीके से नाक न कटने पाए, क्योंकि हमें अब लखनऊ से होकर दिल्ली नहीं जाना है, हमें भोपाल और रायपुर से होकर दिल्ली जाना है। और दुष्प्रचार की शुरुआत ये भी हुई, आईटी सेल ने राजेश पायलट पे भी इल्जाम लगा दिया। जो व्यक्ति मिजोरम पर बमबारी के बाद जिसे कमीशन किया गया, उस व्यक्ति पर आरोप लगा दिया गया, और उद्देश्य यह था कि भारतीय वायुसेना को बेइज्जत किया जाए, क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल तो महामानव है। ये सब बातें देखकर मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास है कि उसके बीजेपी के अच्छे दिन जाने वाले हैं, और अच्छे दिन जाने की चिंता उसको वैसे ही है जैसे कि एक जमाने में राजेश खन्ना का बड़ा जलवा था, सुपरस्टार थे, तो इस तरह मोदी जी के भी सुपरस्टार थे राजनीति के। उनको वो टीवी पे आते थे तो लोग घर जाके ढूंढते थे कि किस चैनल पर मोदी जी का भाषण चल रहा है। अब उल्टा है कि अगर मोदी जी दिख जाए किसी चैनल पे तो चैनल बदल देते हैं। तो यही बात है, और इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी, ये तो तय है। और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की बेचैनी है वो ये देखने में आती है कि किस तरह तैयारी की गई। बीजेपी ने पूरे देश के तमाम विधानसभाओं से 230 विधायकों का चयन किया है, और वे 230 विधायक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में जाएंगे। उन्हें प्रभारी बनाया गया है। वे वहां उम्मीदवार के चयन से लेके उम्मीदवार की रणनीति से लेके उसे जिताने तक का दावा की जिम्मेदारी उन पर होगी। और मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर में जो आ रहे हैं वो अधिकतम गुजरात के विधायक हैं, तो गुजरात मध्य प्रदेश का बड़ा कनेक्शन है, इंदौर से गुजरात का बड़ा सीधा कनेक्शन है। तो ये भी देखने में आएगा कि आखिर गुजराती विधायक क्या करते हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी ने एक बात और की है, जहां जहां कांग्रेस के विधायक जीते थे पिछली बार, बीजेपी हारी थी, उन सभी सीटों पर उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके नीचे से कालीन खिसक रहा है, और वे जिस जमीन पर खड़े हैं वो जमीन उनकी रहने वाली नहीं है। राजीव जी, आप जो आखिरी लाइन कह रहे हैं, ये चूंकि आप वहां हैं, धरातल पे हैं, और वो एरिया जिस एरिया से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी उसी एरिया में आप बिलोंग करते हैं, और इसलिए भी वहां रहते हैं, इसलिए भी आप जो बात कहेंगे कि कालीन जो है वो ऑलरेडी खिसक चुका है, तो वो वहां से कैसे बीजेपी, जब ज़मीन आपकी खिसक रही हो तो फिर बहुत तकलीफ होती है। ज़मीन खिसकती हुई उधर राजस्थान में भी दिखाई दे रही है, और उस पर ये जो शुरुआत में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि आप वसुंधरा राजे सिंधिया को जो किनारे लगा रहे हैं, वो भी आपकी खिसकती हुई ज़मीन को और खिसकाने में कारगर साबित होंगी आने वाले समय में। खैर, तो इसीलिए इसी दम पर जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो विश्लेषण यही कि कहीं ना कहीं यहाँ एनडीए या बीजेपी जो भी कह लीजिए, क्योंकि एनडीए में एक लीड करती हुई बीजेपी है, इंडिया में कोई लीडर नहीं है। अब मुंबई की मीटिंग में अब क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक, और अगर कोई लीडर इंडिया में दिखाई देता है लीड करता हुआ, तो वो राहुल गांधी जो आज की तारीख में लद्दाख में हैं, जो सदन के अंदर कह रहे थे कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ का हाल बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, लेकिन मैं एक मोटा मोटी पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य को और ख़ासकर जो सर्वे आया है उस पर आपका मत जानना चाहूँगा, आपका विश्लेषण जानना चाहूँगा, इसलिए भी क्योंकि दो सर्वे है, एक सर्वे में मात्र 2% का अंतर बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दोनों सर्वे जो हैं वो किस मीडिया के हैं, जिस मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उस मीडिया में अगर ये दिखाया जा रहा है तो ये अंतर हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो, और सर्वे की तरफ न भी जाएं तब भी धरातल की स्थिति, राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, उनकी राजनीति, और जो कुछ इंडिया के, क्योंकि कल से बहुत सारी बातें इंडिया को लेकर भी चल रही हैं, उधर शरद पवार को लेके अलका लांबा ने कुछ कह दिया तो उसको लेके, अलका लांबा को लेकर के भी बात करेंगे आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो, लेकिन पहले आपकी बात इस पर समझना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। जो कुछ भी हो रहा है उसको ये ना मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है, बल्कि इंडिया को चाहिए कि इन चीजों को भी उतनी ही गंभीरता से ले। देखिए, जब भी राजनीतिक निर्णय कोई भी भारतीय जनता पार्टी लेती है तो वो अपने बाकी चीजों को भी ध्यान में रख के करती है। चुनाव आयोग जो होता है वो भी देखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के अनुसार कब चुनावों को किया जाए,
कब उसके मतदान की तिथियां की जाए। हमने पिछला इतिहास भी देखा है, जब से पिछले कुछ समय से जब से जो केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। अब ये कोई खुली बात नहीं है, इसमें हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप अगर है भी तो मान लिया जाए कि हाँ ये आरोप ही है, और ये बात सही भी है कि जब अंतिम समय में इन लोगों के बड़ी बड़ी सभाएं खत्म हो जाती हैं, उनके बाद आचार संहिता लगाई जाती है। पहली बात तो यह है कि जहां तक इसकी बात है कि बहुत जल्दी अभी ये पहली बार हुआ है कि इतने सारे उम्मीदवारों की घोषणा इतने जल्दी क्यों कर दी गई। इसका मतलब ये भी लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। अगर इंडिया केवल ये मान के चले कि देखिए हमने बीजेपी को डरा दिया, वो बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होने के पहले ही इस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, तो ऐसा नहीं है। एक लंबी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में करने जा रही है। यहां पर भी जो उन्होंने किया है, जो मैं यहाँ पे सूची देख रहा था छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश के बारे में तो प्रकाश जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा जाति समीकरण को ख्याल में रखा गया है। ABCD कैटेगरी जो है वो तो अपनी जगह पर है ही है। उसमें उन्होंने किया है कि जहां ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, हमेशा जीतती रही है, तो उसको A में डाल दिया है। और आखिरी वाली वो है जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी जीती ही नहीं, तो उनका ABCD जो है वो पूरा का पूरा बहुत ही, एक तरह से मैं कह सकता हूं, इसको चाहे तारीफ मानी जाए चाहे जो भी जाए, लेकिन बड़ा ही रणनीतिक तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। इसको अगर कोई भी विपक्षी दल, मतलब भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी दल मुख्य रूप से जो इंडिया है या कांग्रेस है यहाँ इन राज्यों में, अगर उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो गलती कर सकते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की हर चाल पे, हर सीट पे, हर उम्मीदवार पे, हर बूथ पे और हर जगह ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए ये जानते हैं, कांग्रेस बीजेपी भी जानती है कि मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की राह बहुत सरल नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो मैदान को खाली छोड़ देंगे, वो बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो गडकरी वाली बात है, याद कीजिए लगभग 1.5 साल पहले नागपुर के एक अखबार में एक साक्षात्कार छपा था, जिसमें साक्षात्कार देने वाले का नाम नहीं था, लेकिन इशारे से लोग जान गए थे कि यह साक्षात्कार किसने दिया था। उस नेता ने कहा था मैं जब भी चाहे मोदी की सरकार को गिरा सकता हूं, मेरे पास इतने सांसद हैं। और सारे उस समय भी जो है लोगों का एक ऐसा शक था, इशारा जो था वो नितिन गडकरी की ओर गया था, हालांकि उन्होंने भी इनकार किया या कुछ शायद उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं किया। तो नितिन गडकरी एक बहुत बड़ी ताकत तो है, वो कभी भी चुनाव तो पहली बार इस समय जीते हैं, वरना वो तो हमेशा विधान परिषद में 1900 मेरे ख्याल से 88 के आसपास से आ रहे हैं, वहां की ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं, RSS के बहुत नजदीक है। यहां तक कि जब उनको शायद 89 में शायद 97 वगैरह में उन्हें जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय लोगों को आश्चर्य हुआ था, सॉरी 2012 में शायद बनाया गया था, तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ये व्यक्ति को कहां से अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वो RSS के बड़े करीब के नेता है। और ये जो जिस व्यक्ति ने इस समय जो CAG जो है, वो ख्याल कीजिए उसका वो उस ब्यूरोक्रेट का रिकॉर्ड क्या है। वो जो है गुजरात कैडर का आदमी है, वो मोदी के बहुत नजदीक का आदमी है। आप क्या सोचते हैं कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को कोई CAG इतने आसानी से, जब सारी सरकारी संस्थाएं चू बोल चुकी हैं और किसी प्रकार का मुंह नहीं खोलती, उस समय CAG अगर ये 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटाले की लिस्ट देता है, तो क्या वो मोदी सरकार के इशारे के बिना या उसकी स्वीकृति के बिना ऐसे जाहिर किया गया होगा? इसके पीछे बहुत बड़ा जो राज है, और उसमें सबसे प्रमुखता से सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की बात हुई है। तो गडकरी जो है वो एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मोदी के खिलाफ, अगर 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, तो मोदी जो है वो गडकरी को अभी से ठिकाने लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रयास नहीं है, ये पूरा का पूरा एक डिजाइन किया हुआ है, ये हो सकता है। वरना मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लाना कम से कम अभी जब तक वो है 2024 तक नहीं लाया जा सकता। अगर लाया गया है तो ये कोई गणित का हिसाब किताब नहीं, कोई अकाउंट्स का हिसाब किताब नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल मामला है। ये उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। तो ये कुल जमा जो है कि इसको विपक्षी दल जो है बहुत सीरियसली ले, ऐसा ना मान के चले कि देखिए घबरा कर उन्होंने बहुत जल्दी इस तरीका का किया। चुनावों भारतीय जनता पार्टी और कुछ करे या ना करे, मोदी जी कुछ और करे या ना करे, लेकिन चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और बहुत गहराई से लेते हैं। तो ये इशारा कांग्रेस के लिए है और बाकी उनका इंडिया के लिए भी है। राजीव जी।
चुनाव ही तो लड़ते हैं मोदी जी, उनके पास समय कहाँ है चुनाव के अलावा। देखिए चुनाव सिर्फ चुनाव, तो मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक गंभीर बात आप यहाँ रख रहे थे कि मोदी जी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई में उनके सामने जो एक इंसान है, एक नेता है, उसका नाम नितिन गडकरी है। और अगर ये जो कैग की रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर सामने आई है तो रिपोर्ट किस आधार पर सामने आई है, कितनी हिम्मत के साथ सामने आई है, और क्या अब किसी और दिशा में मोदी सरकार में भी कुछ लोग काम करने वाले लोग जा रहे हैं, ये सब बात बीच बीच में कई बार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बताते रहते हैं। उनके पास दोबारा आऊँगा तो ज़रा उनसे समझूंगा। लेकिन अभी आना चाहता हूँ सिंह साहब आपके पास, विजय शंकर सिंह जी आपके पास। क्या आपको लगता है कि एक अलग लड़ाई मोदी जी अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जब देखिए आप अपने घर में भी लड़ रहे हों और बाहर से भी आपके ऊपर आक्रमण हो रहा हो तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। क्या यहाँ कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी जी? क्या राहुल गांधी जो लड़ाई बाहर से, या राहुल गांधी का जो आक्रमण बाहर से है, कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में 2 दिन के लिए अगर राहुल गांधी लद्दाख पहुंचते हैं और सदन के अंदर कह रहे हैं कि हाँ आऊंगा, यात्रा खत्म नहीं हुई है और अभी 10 दिन नहीं बीता कि राहुल गांधी पहुंच गए, तो ये जो बाहर का आक्रमण है उस आक्रमण से और अंदर जो आक्रमण चल रहा है, जिसकी बात बार बार प्रोफेसर अखिल स्वामी करते हैं कि टूट होगी तो भयंकर टूट होगी, तो ये जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। जी, जहां तक राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा का प्रश्न है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा भी कि मैं लद्दाख आऊंगा और लद्दाख गए भी। निश्चित रूप से राहुल गांधी को जनता इस समय जितनी गंभीरता से सुन रही है, पढ़ रही है और देख रही है, उतनी गंभीरता से मोदी जी न देखे जा रहे हैं, न पढ़े जा रहे हैं, न सुने जा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में एक चीज ये भी होती जा रही है कि उनकी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, और विश्वसनीयता में ये परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से शुरू हुआ है, जब उन्होंने अपनी जो बातें कही उन बातों पर उन्होंने अमल किया और वो कह, जैसे मैं लद्दाख जाऊंगा, वो छोटी सी बात है। ट्रेजरी बेंच से एक सवाल उठा कि आप लद्दाख कहेंगे, और उन्होंने कहा नहीं मैं लद्दाख जाऊंगा, और आज वो लद्दाख में है। अब वो वहां मोटरसाइकिल से घूमते हैं कि याक पर घूमते हैं, जो भी करते हैं, जो उनका प्रोग्राम हुआ है। तो जनता पिछले 9 सालों से शुरुआती के 2-3 साल छोड़कर मोदी जी के प्रति जिस अविश्वसनीयता की शिकार हो चुकी है, उसमें राहुल गांधी की यह विश्वसनीयता एक सुखद बयार की तरह से है। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़ों के बारे में अब प्रशांत भाई साहब इससे बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर ट्रेजरी बेंच से बहस हो रही थी, तो ट्रेजरी बेंच से बोलने के लिए बीजेपी ने अपने 2 बड़े नेताओं को, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी, इन दोनों को बोलने के लिए खड़ा क्यों नहीं किया? जिन्होंने बोला वे भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जे के लोग थे, जैसे निशिकांत दुबे हो, स्मृति ईरानी हो, या वो एकनाथ शिंदे के सुपुत्र जो थे वो बोले, किरण रिजिजू बोले। ये उस कैटेगरी या उस स्तर के नेता नहीं है जिस स्तर पर राजनाथ सिंह या ये नितिन गडकरी आते हो। तो निश्चित रूप से घर के अंदर कुछ न कुछ है, और आज वसुंधरा राजे को इस तरह से चुनाव समिति कमेटी से हटाया गया है, इसका भी असर वहां पड़ेगा। कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये तो राजस्थान के मामले में जो जानकारी रखते हैं वो बता पाएंगे। लेकिन मैं आपके इसी प्रोग्राम पर आने के पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें साफ साफ राजस्थान के ये पत्रकार बता रहे थे कि इसका असर बहुत विपरीत पड़ेगा। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कही कि मोदी जी के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो अपने से वरिष्ठ किसी भी राजनीतिक नेता को पसंद नहीं करते। ये उनकी हीन भावना है, ये उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए नितिन गडकरी जो उनसे सीनियर हैं, राजनाथ सिंह उनसे सीनियर हैं, शिवराज सिंह चौहान उनसे सीनियर हैं, ये वसुंधरा राजे सिंधिया उनसे सीनियर हैं, और भी जो सीनियर नेता होंगे उनको रिलीज नहीं करते और उन्हें किसी न किसी तरीके से दाएं बाएं किए रहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इस तरह की सोच भी चल रही है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति ये होगी
कि अगर अच्छी बहुमत नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, और सीटें बहुत कम आती हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सीटें इतनी आती हैं जिनको बाकी एलाइज सपोर्ट कर सकते हैं, तो बहरहाल नरेंद्र मोदी तो नहीं आने से रहे, क्योंकि इन पर किसी का विश्वास नहीं है और इन्होंने अपनी विश्वसनीयता सारे एनडीए के जो पुराने सहयोगी थे सबके साथ इन्होंने खो दिया है। अब रहा सवाल भाजपा के अंदर अंदरूनी चीजों की, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा पक रहा है जो आगे आएगा। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके, वो विश्वसनीयता चाहे गवर्नेंस का मामला हो, चाहे मणिपुर जैसी बात हो, चाहे नू हिंसा की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, किसी भी ऐसे मुद्दे पर इनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो लोगों को आश्वस्त करता दिखे। सदन में कहते हैं कि मणिपुर पर सूरज निकलेगा और मणिपुर में रोज हत्याएं हो रही, कभी कभी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, कभी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नूह और गुरुग्राम में ऐसी हिंसा होती है, और गुरुग्राम में वर्ल्ड साइबर कैपिटल के रूप में माना जाता है, लोग उसको इंडिया का, लोग उससे काफी जुड़े हुए हैं, उनकी बातें भी बाहर जब फैल रही हैं। दूसरे विदेशों में जो उनकी स्थिति बनी है, चाहे न्यूयॉर्क गए हों, चाहे फ्रांस गए हों, चाहे लंदन गए हों, जहां जहां गए हों उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। आएगा तो मोदी ही, ये हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन जो कहता है वो भी इसे एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो मुस्कुराहट के साथ हम भी लेते हैं। उसे ये नहीं पता कि मोदी कैसे आए, लेकिन वो कहता आएगा तो मोदी। और मैं डॉक्टर पचमोर के साहब की बात से सहमत हूं कि जिस तरीके से सीएजी ने 9 साल बाद निद्रा तोड़ी है और अचानक उसे ऐलान हुआ है कि सड़क के मामले में बड़ा तगड़ा घोटाला हुआ है, ये भी कोई न कोई सोची समझी साजिश होगी, जो भी होगा 2-4 दिन में आ जाएगा। मेरा एक बात कहकर मैं ये अपनी बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी, एक विश्वसनीयता के संकट से भी गुजर रहे हैं, और अब जनता के बीच ये बात साफ साफ होती जा रही है कि उन्होंने अच्छे दिन के लालच में एक ऐसे नेता को चुना है तो जिनका कोई भी भाषण बिना झूठ के पूरा नहीं होता है, कोई भी भाषण गलत फैक्ट के बिना पूरा नहीं होता है, कोई भी भाषण लफाशी के बिना पूरा नहीं होता है। तो जब विश्वसनीयता का संकट आ जाता है तो फिर जनता आपको इनकार करने लगती है। आज भले न दिखे, लेकिन जब वोट पड़ेंगे तो वो दिखेगा। जी, वोट पड़ते वक्त ये सब कुछ दिखता है, लेकिन एक और भी बात है कि ये जब वोट पड़ते हैं तो उसमें कितनी ईमानदारी है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि क्या ईवीएम, वोटर लिस्ट, वोटिंग का दिन और काउंटिंग का दिन, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। और यही बात तो रख रहे थे अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सब्यसाची दास, जिनको नौकरी से बाहर निकलना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या ये पूरे पैटर्न को अगर देखिए तो यूपी का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, या दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और जो वोटर लिस्ट तैयार होते हैं उस लिस्ट में आपके नाम हैं कि नहीं हैं, अभी से आप लोग उन सब चीज़ों की खोजबीन करना शुरू कर दीजिए, छानबीन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि चुनाव के वक्त आपके वोट कोई और डाल के चला जाए तो ये भी एक घोटाला है। यहाँ जब घोटालों सीएजी की बात आ रही है, वो घोटाले जो हैं वो उजागर नहीं होंगे। कोई सीएजी वो घोटाला लेके सामने नहीं आएगा कि आपके लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, ये आप ज़रूर देखिए, ये भी ज़रूरत है। और ईवीएम की बात तो होगी ही। 19 लाख ईवीएम गायब है और उसको लेकर याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात भी होगी। तो चुनाव है, और ये सब सारी बातें यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम और आप मिलकर के ही सरकार बनाते हैं। किसी को अगर ये भ्रम है कि वो खुद सरकार है तो ये गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि जनता सरकार बनाती है और एक से 140 करोड़ बनता है। खैर, आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे समझो जरा ये जो सर्वे है वो क्या कुछ कहते हैं, और इसमें राहुल गांधी की कितनी भूमिका है। 2% मात्र अंतर, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं जी, जीतेगा तो इंडिया जीतेगा, 65% लोग कह रहे हैं, 35% सिर्फ एनडीए के साथ हैं। राजीव जी, असल में ये सर्वे जो है वो अब शुरू हुए हैं, और मुझे लगता है कि 2024 तक आते आते 24 सर्वे जो है वो और आ जाएंगे कुल मिला के। अभी शुरुआत हुई है, जो एक प्रक्रिया होती है और जो एक मोटस ऑपरेंडी भी आप समझ सकते हैं सर्वे की। अभी बताया जाएगा कि इंडिया आगे है, कभी बताया जाएगा टक्कर है, और 2024 का चुनाव आते आते फिर बताया जाएगा कि इंडिया ने ये गलती कर दी
और मोदी जी ने ये कमाल कर दिया, तो इसलिए एनडीए जो है % वोटों से आगे पहुंच गया है। तो अब ये शुरुआत हुई है, तो अभी लोग इसमें रहे कि भाई देखिए, इस सर्वे एजेंसी ने ये 9 महीने पहले बताया तो था कि इंडिया आगे है, अब ये बता रही है कि एनडीए आगे, तो तब आप मान इंडिया तो नहीं मानते आप एनडीए आगे। तो अभी तो ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि इन पे जो कॉर्पोरेट घरानों के जो आयोजित होते हैं ये सर्वे वर्वे, इन पे हम लोगों को जो है ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी सच बोल रही है, अगर सर्वे जो है तो इतना सच ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि जनता जो हो सकता है सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे, तो अभी सच को ग्रहण किया जाए। कुल मिला के आवाज कट रही है जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सच जो अभी है उस सच को ग्रहण कर लिया जाए, और जब झूठ बोलेंगे तब झूठ का पर्दाफाश किया जाए। तो अभी सच जो है वो सर्वे धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो 2% वोटों का जो राजीव जी बताया गया है अंतर जो है, अब ये पूछा जाना चाहिए कि ये 2% वोटों का अंतर है किस तरीके से, क्योंकि अभी जो इंडिया है मुझे लगता है कि उसका कुल मिलाकर के वोट प्रतिशत वो एनडीए से ज्यादा हो। तो एनडीए जो वोट प्रतिशत है वो अगर बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है तो वो कहां से बढ़ा हुआ है, मतलब एनडीए का वोट बढ़ कहां रहा है, किस जगह से बढ़ रहा है, तो ये भी एक सवाल बनता है। तो इनमें कुल मिलाकर कुछ ना कुछ झोल झाल तो है निश्चित रूप से, लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, जनता जो बोल रही है, जैसे एक सर्वे कह रहा है कि 65% जीत रहा है, तो वो जनता से जिसने बात करके किया हुआ हो सकता है वो बोल रहा हो, सच भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई सच भी है, कुछ थोड़ा बहुत जो कभी कभी सच भी बोला जाना चाहिए, ताकि ये आरोप भी ना लगे कि हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। तो वो सच जो है बोलने की बात है कुछ थोड़ी बहुत हो रही होंगी, लेकिन कुल मिला के राजीव जी जमीन पर स्थिति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि उसकी स्थिति फिलहाल जो है बहुत ज्यादा खराब है, और उस स्थिति को सुधारे जाने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से हताश और निराश दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें सीधा सीधा राहुल गांधी का असर आप राजीव जी साफ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की भाषाओं में, प्रधानमंत्री भाषा में, दोनों पे जो है राहुल गांधी के हमलों का असर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसके उत्तर दे रही है, राहुल गांधी के जिस तरीके से उत्तर देने की कोशिश कर रही है, उसमें भी वो हताशा और निराशा के भाव जो है वो निश्चित तौर पर साफ साफ एक तरीके से देखे जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी निश्चित तौर पर तैयारियां होंगी। 19 लाख ईवीएम मशीनों का सवाल है कि किस तरीके से जो घपले किए जाते हैं वोटर लिस्ट में, किस तरीके से मालूम पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जो डाक मतपत्र है, उनके जरिए भी बहुत सारी कोशिशें की जाती, तो वो सब उन सब पे तो मुझे लगता है कि विपक्ष को ध्यान जो उस पर देना ही होगा, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया से अलग हटके ऐसी चीजें हैं जहां पर जाकर के 10% की बढ़त सत्तारूढ़ दल बना लेता है। तो उस 10% जो बढ़त बढ़ा लेता है उसको किस तरीके से पाटा जाना है, इस पर विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा काम करने की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह हुआ कि यहाँ समाजवादी पार्टी जो इस उसमें रही कि हम जो है जनता हमारे घर में है, लेकिन वो देख रही किस तरीके से वोटर लिस्टों की गड़बड़ियां हैं, किस तरीके से जो सवाल उठ रहे थे वो है, किस तरीके से चुनाव प्रबंधन। चाहूंगा, आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, रोकूंगा आपको। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो समझ में आ रही है बात की, वोटर लिस्ट से लेकर के जो पहले कह रहे थे, वोटर लिस्ट की बात हो चाहे और भी दूसरे पक्ष, और जिसमें डॉक्टर दीपक पाचपोर की बात एक महत्वपूर्ण थी कि सत्ता पक्ष, जैसे छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस है, भूपेश बघेल उसके मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और इन लोगों को भी इतने गुमान में या इतने उसमें नहीं रहना चाहिए कॉन्फिडेंस में कि जीत हम ही रहे हैं। वहाँ भी मेहनत करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा मेहनत विपक्ष को इसलिए भी करने की ज़रूरत है, ओवरऑल विपक्ष यानी इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए भी ज़रूरत है, जो अमरिंदर उपाध्याय जी भी कह रहे हैं, इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि जो केंद्र में सत्ता पक्ष है वो किसी भी हद तक, और हमेशा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मोड में रहते हों और रात दिन जिनके दिमाग में सिर्फ चुनाव चलता हो, और ये जो जोड़ी है मोदी जी की और अमित शाह की, वो जोड़ी अगर हमेशा इसी गणित को बैठाने में, फिट करने में लगी रहे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपको यानी इंडिया को कितनी मेहनत की ज़रूरत है। आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, ज़रा आपसे भी समझूं कि यहाँ से एक तो हवाई दिखता है कि हाँ ठीक है ये सब लोग मिल जाएंगे, 26 दल के साथ हो सकता है कुछ और दल आ जाएं, तो फिर कहाँ 37%, कहाँ उधर 63%, बाजी तो इनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हम सर्वे को भी किनारे रख दें, हम और आप भी घूमते हैं,
और हम भी आप भी सब रोज सर्वे करते हैं। हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी सर्वे करते हैं। अगर रिक्शे पे बैठते हैं आप तो रिक्शे वाले से पूछ लेते हैं क्या चल रहा है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप 4 लोगों से बात कर लेते हैं कि इतनी महंगाई हो गई, आप क्या सोचते हो। बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने, वहां अगर 4 लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। तो एक माहौल क्या है वो तो पता चल ही जाता है। जरा आपके नजरिए से समझना चाहता हूं, माहौल से इतर जो तैयारियां हैं उसमें इन दोनों पक्ष को आप जरा बताइए, चाहे एनडीए की तैयारी हो चाहे यूपीए की तैयारी, इंडिया की तैयारी हो। देखिए राजीव जी, एक संदर्भ आपने लिया कि कुछ आपके जो दर्शक हैं वो ये कहते हैं कि पैनलिस्ट जो हैं वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के समर्थन में बात करते हैं। तो मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं, बाकी लोगों को जितना मैं जानता हूं उनकी भी पृष्ठभूमि मुझे पता है। मैं अपने बचपन से धुर कांग्रेस विरोधी था, धुर कांग्रेस विरोधी। लेकिन मैंने जब से मोदी जी को देखा है और मोदी जी के शासनकाल को देखा है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि राजनीति से ऊपर देश है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। आज मेरे देश की छवि जितनी खराब हो गई है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है, कॉशन दिया है, इंडिया मत जाइए, वहां पे सोशल स्ट्राइफ है और वहां पे अगर जाइए तो ध्यान रखिए ऐसे एरिया से मत जाइएगा। ये वो समय है जब G20 नजदीक है। ये मेरे देश की छवि पिछले 9 साल के अंदर बन गई है। एक अमेरिकी सांसद जब देश में आता है तो वो मोदी जी से मिलने के बजाय वो राहुल गांधी से अकेले मिलने की बात करता है। आज पता चला कि कुछ कुलियों ने ये एक ज्ञापन दिया है कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। अब सोचिए, मोदी से नहीं, मोदी सत्ता में है, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस समय जो देशभक्त लोग हैं, जो देश को एकजुट होना देखना चाहते हैं, देखिए वास्तविकता में हम लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं तो कंप्लीटली गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने जैसे सन 62 में, 65 में, 71 में, कारगिल में देश को एकजुट होते हुए लड़ते हुए देखा है, अटल जी के जमाने में भी लड़ते हुए देखा है। आज मैं ये खतरा महसूस करता हूं कि भगवान न करे अगर विदेशी कोई हमारे देश पे आक्रमण हो। हमारे देश को मोदी जी ने और सत्ता पक्ष ने इतनी बुरी तरह से बांट दिया है। और आप अगर राजीव जी वास्तुशास्त्र में अगर विश्वास करते हो, हमारे वास्तुशास्त्र माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है परमेश्वर का वास होता है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा शुद्ध रखा जाता है, साफ रखा जाता है और वहां पे किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। और इस सत्ता ने अपने नॉर्थ ईस्ट को, देश के नॉर्थ ईस्ट को, मणिपुर को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इतना अशांत कर दिया है। तो जो लोग भी आपके दर्शक जो हैं, जो कि वास्तुशास्त्र को मानते हैं, वो ये मानेंगे नॉर्थ ईस्ट को अशांत करके इन्होंने देश को अशांत कर दिया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि राष्ट्रभक्ति और देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, ये राजनीतिक दल रहेंगे। इसलिए अपनी हर चीज को, चैलेंज को अपने ऊपर लेते हुए, हर प्रकार का अपमान सहते हुए हम इस सत्ता का और इस प्रकार का जो विद्वेष का राजनीति हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं। उसका फल आना शुरू हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रयास था कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, अच्छे दिन आए। आप एक राजीव जी और बात सुने, नोएडा की उन कॉलोनी जहां पे बीजेपी की सबसे स्ट्रांग बेस लोग रहते थे, मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के लोग, जो कहते थे 500 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे, मोदी जी को वोट देंगे। जब टमाटर 70 रुपए के डिस्काउंट पे मिल रहा था, लंबी लाइन लगी थी 70 रुपए किलो बचाने के लिए। यह है देश की आर्थिक स्थिति। इसका मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी आर्थिक रूप से इतना परेशान है कि 1 किलो टमाटर में 70 रुपए बचाने के लिए किलोमीटर भरी लाइन लगाने को तैयार है। बाहर से जरूर कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन अंदर से जब बच्चे को बिना नौकरी के देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, न बढ़ती हुई आमदनी को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे और देश को महान बनाने के लिए जो करना चाहिए वही करेंगे। जी, उम्मीद आपकी अच्छी है और देश है इसी पे चलता भी है। आप जो कह रहे हैं इसी पे चलना भी चाहिए। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, समझूँ आपसे कि जो कुछ हो रहा है, कैग की रिपोर्ट की बात की चर्चा भी अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले, और साथ साथ बहुत कुछ, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया की बात हो, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो,
चाहे रमन सिंह की बात कर लीजिए। देखिए मज़ेदार चीज़ कि रमन सिंह इधर छत्तीसगढ़ में और उधर शिवराज सिंह चौहान पहले लिस्ट में नहीं है, दोनों नहीं हैं। और एक तो मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, और कद्दावर नेताओं को पहली लिस्ट में रखा जाता है। अभी तक जितनी लिस्ट आती रही हैं, हम सब ने देखा है कि जो नेता जो श्योर शॉट होते हैं कि वो कहीं से भी खड़े होंगे, जीत जाएंगे, और उनको देख करके कई लोगों की जो का उत्साहवर्धन होता है, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता है, तो पहली लिस्ट में जगह दी जाती है। तो यहाँ पर पहली लिस्ट में न उधर रमन सिंह हैं, न ही इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके क्या मायने हैं वो तो समझेंगे, एक जानकारी यहाँ रखना चाहता था मैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपसे समझना चाहता हूँ कि चाहे हम जो भी बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, इंडिया को लेकर के, एनडीए को लेकर के, और ये घमासान बढ़ने वाला है आने वाले समय में, इस पे हम और चर्चा करेंगे, घमासान की चर्चा भी करेंगे। राहुल गांधी की राजनीति से क्या सचमुच अब मोदी जी पर्सनली अगर बात करें तो वो डरने लगे हैं? जी देखिए, पहले जो राजीव जी आरएसएस की बात करते हैं जी। आरएसएस ने कर्नाटक के इलेक्शन के बाद ये कहा कि मोदी जी के जादू से और हिंदुत्व से नैया पार नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस को का इशारा है कि गठबंधन की तरफ जाओ। गठबंधन की कोशिश मोदी जी ने की। जिस दिन इंडिया गठबंधन का नाम घोषित हो रहा था उसी दिन की। वो गठबंधन बना नहीं, वो फोटो खींच के, लेकिन गठबंधन नहीं बना। उसमें 24 पार्टियां तो चुनाव में ही नहीं है। दो पार्टियां उसमें वहां बनी है, फार्म हाउस में बनी है, तो वो गठबंधन नहीं है। तो अब गठबंधन मोदी साहब बना भी नहीं सकते। कौन इनके साथ जाएगा आप बताइए? जी। जब गठबंधन में ऑलरेडी लोग थे, शिवसेना या अकाली दल या नीतीश कुमार, सब तो थे गठबंधन में, वो सब बाहर निकले। तो उनका हश्र देखते हुए कौन अब जाएगा इनके पास? तो बीजेपी में 2024 आते आते एक लाइन खड़ी होगी आरएसएस बीजेपी में ऐसे नेता की जो गठबंधन भी बना सके, कि कल को अगर सीटें कम हुई उनके हिसाब से और सरकार में जैसे तैसे सरकार बनाने की नौबत आए, तो एक दूसरा नेता प्रोजेक्ट हो। वो दूसरा नेता इस वक्त 2-3 हो सकते थे, लेकिन सबसे जो नंबर 1 पे है वो नितिन गडकरी दिखाई देते हैं, जो समन्वयवादी हैं। और आरएसएस भी एक ग्लोबल स्वीकार्यता चाहती है। आरएसएस नहीं चाहती है कि वो जो है एक दंगाई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दुनिया में जानी जाए। ये उनकी लगातार एक कोशिश रहती है। अभी नूह में दंगा हुआ और अपने ही आदमी को जिसने वीडियो जारी करके दंगा करवाया उसको गिरफ्तार किया, और केवल गिरफ्तार नहीं किया, डिसोन भी किया। क्यों? क्योंकि गुड़गांव इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेट हाउसेस का हब है। वहाँ वो आप मैसेज नहीं दे सकते कि हम तो यहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग करेंगे गुड़गांव में भी। तो ये सारे संदेश जो है वो जा रहे हैं। दूसरा कि कोटरी जिसकी चर्चा कई बार मैं करता हूँ, वो कोटरी के थ्रू शासन कर रहे हैं, और कोटरी के थ्रू शासन करने का एक रिस्क है कि जो दूसरे नंबर के तीसरे नंबर के जो ब्यूरोक्रेट है वो फिर स्ट्रेटेजिक साइलेंस बनाते हैं। फिर सामने गड्ढा आ रहा है तो वो बताते नहीं कि गड्ढा आ रहा, गिर जाओगे। वो गलत फैसले होने देते हैं। वो दिख रहा है, वो धीमे धीमे आपको चीज़ें दिखाई देंगी। अब जैसे मान लीजिए कि सीएजी की चर्चा हो रही थी कि क्यों सड़क परिवहन का ही मामले आए, द्वारका एक्सप्रेसवे का मामला बड़े तौर पे आ गया। भाई कोटरी की जो मैं बात कर रहा था, देखिए कोई भी संवैधानिक संस्था मोदी जी से साबुत बची नहीं है। अब गिरीश चंद्र मुर्मू जो सीएजी हैं,
वो गुजरात काडर के आईएएस रहे, मोदी जी के बहुत करीबी रहे, मोदी जी उनको यहाँ लेकर आए, मोदी जी ने सीएजी बनाया है। तो वो जो उनका नज़रिया होगा, जाहिर सी बात है कि वो मोदी जी को नुकसान करने वाला नहीं होगा। तो और बाकी दूसरी की राहुल गांधी की जो बात है, देखिए राहुल गांधी ने बीजेपी को लगातार, अब क्या हो गया है कि नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर रही है, नैरेटिव राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन सेट कर रहे हैं। अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, आप ध्यान दीजिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, राहुल गांधी के ट्वीट्स में, राहुल गांधी जिनसे मिलते हैं, जहां जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी की कोई भी विभाजनकारी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। पहले लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, या आप मध्य प्रदेश जाए तो कमलनाथ रिस्पॉन्ड करते दिखाई देते हैं कि मैं भी बड़ा भारी हिंदू हूं, लेकिन राहुल गांधी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। वो अपनी एक अलग लाइन बना रहे और एक अलग राजनीतिक संस्कृति बना रहे इस देश की, जिसकी बात कर रहे थे कि कुली मिलना चाहते हैं। तो एक अलग राजनीतिक संस्कृति की, जो पॉलिटिशियन है वो ब्लैक कैट कमांडो में नहीं, वो हेलीकॉप्टर में नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं, वो आपके घर आ सकता है, आपको अपने घर बुला सकता है खाने पर। ये एक नई राजनीतिक संस्कृति क्रिएट कर रहे हैं राहुल गांधी। इसका जवाब मोदी जी के पास है ही नहीं, हो भी नहीं सकता जिस तरीके की इमेज उन्होंने बनाई है। तो ये जो गुरिल्ला पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, कि आज वहां मिल लिए, आज मोटरसाइकिल वाले के पास चले गए, कल वो ट्रक में चले गए, परसों वहां चले गए, खेत में किसानों को घर बुला लिया आपने, तो वो बीजेपी को मौका नहीं दे रहे हैं। अब आप वो उनका माइक लेकर गोला बना के आप ट्विटर पे लगाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राजीव जी। तो ये जो राहुल गांधी ने इनको मजबूर कर दिया है कि आप रिस्पॉन्ड करो जी, वो रिस्पॉन्ड कर रहे राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी उनकी लाइन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये बेसिक अंतर है राहुल गांधी की राजनीति का। जी जी सर, मित्रा जी आपके पास आना चाहता हूँ। एक गुरिल्ला पॉलिटिक्स, बहुत बढ़िया नाम अभी बता रहे थे प्रशांत टंडन जी। गुरिल्ला पॉलिटिक्स जो है राहुल गांधी की, और उसी पॉलिटिक्स के तहत राहुल गांधी अभी पहुंच गए लद्दाख। 9 तारीख को भाषण देते हैं संसद में, और आज 17 तारीख को लद्दाख पहुंच जाते हैं, और 9 तारीख को दावे के साथ कहते हैं आऊँगा, और कह रहे हैं कि मेरी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी जो पिछले साल भर से लगातार, क्योंकि 7 सितंबर को, इसी आने वाले 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत भी होने वाली है, जहां तक 15 सितंबर से, अगर सब कुछ सही है तो 15 सितंबर से शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन इस 1 साल में राहुल गांधी ने जो गुरिल्ला पॉलिटिक्स छकाते हुए, कभी स्कूटी पे बैठ जाना, कभी ट्रक में बैठ जाना, कभी और कहीं चले जाना, कभी बाजार में चले जाना, कभी गोलगप्पे खाना, ये जो चीज़ें चल रही हैं, कभी धान की रोपाई करने लगना, ये क्या हैरान परेशान कर दिया है? क्या यहीं से शुरुआत हो रही है मोदी जी या बीजेपी जो रणनीति अभी तक बनाते रहे, उस रणनीति में देखिए जब चारों तरफ से हमला होता है तो इंसान परेशान होता है, और ये यहाँ उस राजनीति में भी, बीजेपी की राजनीति में भी परेशानी दिखाई दे रही है। उस आधार पे भी समझना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति में वो कारगर साबित हो रहे हैं, और क्या इसी रणनीति से अब बीजेपी मात खाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि कर्नाटक चुनाव हारना एक बड़ी हार थी, छोटी मोटी हार नहीं। कर्नाटक से पहले हिमाचल प्रदेश बीजेपी हारी, और अब 5 राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी कहीं दावे से ये नहीं कह सकती किसी भी राज्य में कि हम जीत रहे हैं। तो 5 राज्यों, जिसमें अब तो मिजोरम भी है, कि हम जीत रहे हैं। क्या यहीं से वो राहुल गांधी की रणनीति यहां कारगर होती हुई साबित हो रही है, जिस गुरिल्ला पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं यहां प्रशांत टंडन जी? जी राजीव जी, सुपर हीरोज होते हैं, पर्दे पर बहुत अच्छे लगते हैं, और उनके कमाल देखकर जनता एकदम अचंभित रह जाती है और सोचती है कि क्या कमाल है, कितने उड़ जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ उठा ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। तो लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो पता चलता है कि नहीं,
जिंदगी की जो दिक्कतें हैं वो सुपर हीरोज हल नहीं कर सकते। वो तो कोई ऐसा बंदा ही हल कर सकता है जो आपके जैसा ही हो, आपके बीच का ही हो। तो राहुल गांधी और मोदी, इन दोनों में इस वक्त फर्क यही है। प्रधानमंत्री मोदी को महामानव बता दिया गया और राहुल गांधी के लिए अभी जो शब्द चल रहा है, बहुत चलन में आ गया है, जननायक। तो राहुल गांधी जो है वो जनता के बीच जाकर लोकतंत्र को सही अर्थों में जिंदा कर रहे हैं। गुरिल्ला पॉलिटिक्स एक अच्छा शब्द है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो गांधी जी की तरह की राजनीति कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने किया वही काम उन्होंने भारत में किया। देश भर में घूमे, तीसरे दर्जे में घूमे, और अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं होगा कि इनके बीच का कोई नेता, कांग्रेस तो एलीट पार्टी, एलीट लोगों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन गांधी जी ने उसको जनता से जोड़ दिया, आम जनता से जोड़ दिया। गांधी जी चंपारण भी चले जाते हैं, वो नोआखाली भी पहुंच जाते हैं, वो हर जगह जहां लोगों का दर्द दिखाई देता है गांधी जी वहां उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यही काम राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं, और यही चीज उन्हें इस वक्त बाकी तमाम राजनेताओं से आगे ले जा रही है, और खासकर बीजेपी से। क्योंकि बीजेपी में एक जमाना था जब बीजेपी के नेता भी जनता के बीच इसी तरह से जाया करते थे। अभी भी बहुत से उनके कार्यकर्ता जनता के बीच अपनी पैठ बनाए हुए हैं, लेकिन जो उनकी पहली पंक्ति के जो नेता हैं वो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, अगर वो करते हैं तो वो बड़े जहर बुझे इस तरह बातें करते हैं कि, और उनको सवाल पसंद नहीं आते। हमने देखा स्मृति ईरानी ने किस तरह अमेठी में 2 पत्रकारों को झिड़क दिया बुरी तरह, और यही काम वो हर जगह कर रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो बिल्कुल उसको जनता ने 2 बार जिताया है, और जिस तरह की बातें इस समय चल रही हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा हो। और ये जो दावा है कि आऊंगा तो मैं ही या आएगा तो मोदी ही, ये जो लाइन चल पड़ी है, इसके पीछे भी कोई बड़ा बीजेपी का उसकी योजना चल रही हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जनता जो है, ये वक्त उसकी परीक्षा का है कि उसे अपनी याददाश्त जो है ये बतानी है कि वो उसकी याददाश्त कमजोर है कि मजबूत है। आप देखिए 2019 से लेकर अभी 2023 तक देश में शाहीन बाग हो गया, किसानों का बड़ा आंदोलन हो गया, साल भर तक जो है किसान किस तरह से बैठे रहे धरने पर, और उस समय मोदी सरकार का कितना रवैया जो है निष्ठुर किस्म का रहा कि उन्हें बिल्कुल ही परवाह नहीं रही कि किस तरह से किसान जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और खबरें तो यही आ रही थी कि कॉरपोरेट घरानों के दबाव में सरकार ने जो है कृषि बिल बनाए। उसके बाद हम महिला पहलवानों के साथ इनका रुख देख रहे हैं। गलवान में जो हो रहा है, ये जो तमाम बातें जो है, मणिपुर अभी जो हमारे पास सामने ताजा उदाहरण है, और मणिपुर की चर्चा जो है फ्रांस में यूरोपीय संसद तक ने कर दी, लेकिन मोदी जी को उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें यह भरोसा है कि मैं तो किसी भी तरह से आ ही जाऊंगा। क्योंकि अभी हमने ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें ये बात बार बार सामने आई है कि मोदी और शाह ये जोड़ी जो है ये चुनावी मतलब चुनाव जीतने वाली जोड़ी, और ये 24 घंटे 365 दिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। और अगर कांग्रेस सत्ता में आए या कोई भी दल सत्ता में आए तो सत्ता हथियाने का भी खेल इनको आता है। लेकिन अब सवाल जो है कि जनता किस तरह से इस खेल को बर्दाश्त करेगी। अभी पर्दे के पीछे बीजेपी चाहे जितने खेल कर ले, लेकिन लोकतंत्र की असली मजबूती तो तभी है जब जनता जो है वो अपनी मजबूती दिखाए। अभी आपको एक उदाहरण बताती हूँ, पाकिस्तान से, मणिपुर की बात निकली इसलिए बता रही हूँ। पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया है जहां पे चर्च पर हमलों के बाद एक महिला रोते हुए ये बोल रही है कि पाकिस्तान को कम से कम भारत जैसा मत बनाओ, यहाँ पर मणिपुर मत होने दो। ये जो लाइन बोली है उस महिला ने, ये कितना बड़ा तमाचा है भारत के लिए कि अभी तक हम ये बोलते थे कि भारत जो है धर्मांधता के रास्ते पे अगर चला तो पाकिस्तान बन जाएगा। अब पाकिस्तान में अगर कोई महिला रोते हुए ये कह रही है कि पाकिस्तान को भारत मत बनाओ, तो क्या हमारी स्थिति मोदी शासन में इतनी कमजोर हो गई है कि हम अब पाकिस्तान से गए गुजरे समझे जाने लगे? और ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब कर रही है। तो अब ये लोगों को सोचना है कि अगर छल कपट किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद हर तरह से अगर बीजेपी सबका इस्तेमाल करके 2024 के चुनाव को जीतती है तो फिर देश में क्या बचेगा? क्या हमारा संविधान बच पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है। संविधान को बचाने और संविधान को नए सिरे से बनाने की बात हो रही है।
नए सिरे से बना लीजिए। 2047 तक अब संविधान भी नया बनाएं, इसकी चर्चा भी खूब चल रही है। एक आर्टिकल तक लिख दिया गया और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने ये आर्टिकल लिखा है और आप लोग शायद सुन चुके होंगे उस बारे में भी। उसकी चर्चा कभी और करेंगे और आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की चर्चा भी करेंगे कभी आने वाले वक्त में। तो बहुत कुछ बदलते हुए हम देख रहे हैं, यानी कि संविधान को भी बदलो और आईपीसी को भी बदलो, सब कुछ बदल डालो। बिल्कुल नया फ्रेश राज होना चाहिए, फ्रेश राष्ट्र होना चाहिए और उसमें भी अगर ज़रूरत हो तो हिंदू राष्ट्र बना दो, तो जिसकी कल्पना उतने दिनों से की ही जा रही है और 1000 साल आगे की बात हो। ये सब कुछ हो रहा है, इस सब की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब पर अगर एक साइड देखें तो आप निराश हो जाएंगे। जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, जो पसंद करता है उसके लिए बहुत संभावनाएं दिखाई देती हैं इस सरकार में भी, और जो ऐसी बातें करते हैं इन चीज़ों को लाते हैं धरातल पे। लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है वो एक पैरेलल राजनीति चल रही है जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। वो राजनीति राहुल गांधी की है, वो राजनीति इंडिया की है, और जहां से थोड़ी सी जो इनके चाहने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और उस उम्मीद की किरण को आप 5 राज्यों के चुनावों तक, इनके रिजल्ट तक किस दिशा में आप जाते हुए देख रहे हैं। रिजल्ट जो भी है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट अगर इंडिया के पक्ष में आता है तब, और अगर पक्ष में नहीं आता है तब, जरा आपसे समझो। राजीव जी, जो हालात हैं वो जो हमें नजर आता है उससे कहीं बुरे हैं। और मूल बात यह है कि बीजेपी की सरकार ये बात जानती है कि देश की हालत बहुत बुरी है। इससे ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो कुछ न कुछ तमाशे करती रहती है। बीजेपी का समर्थक मीडिया, बीजेपी के समर्थक संस्थाएं और बीजेपी के खास सिपहसालार हमेशा वे बातें करते हैं जिससे लोगों का ध्यान जाए, मूल मुद्दों की तरफ ध्यान जाए ही नहीं। जी। किसान आंदोलन की बात होती, हम अपने किसानों को गेहूं का बढ़ा हुआ दाम नहीं दे सकते, लेकिन हम रूस से 80 लाख टन से 1 करोड़ टन गेहूं इंपोर्ट कर सकते हैं। भारत के पिछले कई दशकों के इतिहास में पहली बार देश में गेहूं की कमी हो रही है और हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें खाद्य तेल तो हम इंपोर्ट करते ही हैं। पेट्रोल डीजल तो हम करते थे, समझ में आया कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं है, लेकिन अब गेहूं का आपको इंपोर्ट करना पड़े। और हालत यह है कि आप अपना चावल जो एक्सपोर्ट करते थे आपने एकाएक रोक दिया, क्योंकि आपको गेहूं और चावल सड़ाना है और उससे शराब बनानी है। जो दुनिया के देश आपसे चावल मांगते हैं आप उनको चावल देने को तैयार नहीं, जबकि आपके पास चावल है, क्योंकि आपको उसका फायदा कुछ व्यापारियों को देना है। शराब बनाना ज्यादा जरूरी है, मानवता की सेवा करना नहीं। आप रूस को डॉलर में या रूस को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने को तैयार है गेहूं के लिए, लेकिन अपने किसानों बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार नहीं। आप किसान कानून बनाते हो और अपने किसानों की देश में 66% क्षमता में देश के उद्योग चल रहे हैं, केवल 66% कैपेसिटी में। समझिए कि 1/3 से ज्यादा क्षमता उनकी उपयोग में ही नहीं आ रही जी। सारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, किराने की दुकान वाले, उन सबको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है और बड़ी बड़ी दुकानों को तवज्जो दी जा रही है। अब ये होने वाला है कि अगर आप हाईवे के किनारे ढाबा खोलेंगे तो वो भी नहीं खोल सकते, उसके लिए भी आपको एक खास परमिशन चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए। यानी छोटा मोटा कोई आदमी जिसके पास 10-5 करोड़ नहीं हो, ढाबा भी नहीं खोल सकता। आप कोई गाड़ी रिपेयर कर लें तो गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी कानून आ रहे हैं कि केवल इतने 1000 वर्ग मीटर वाली जगह पे ही आप गाड़ियां रिपेयर कर पाएंगे। कहा कि प्रदूषण होता है साहब, आप शहर के बीचों बीच में गाड़ी रिपेयर करते हैं। तो इस सब के पीछे मकसद ये है कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा मिले, छोटा आदमी अपना काम न कर पाए। और आप देखिए कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया संकट में थी, तब भारत का संकट उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश रहे हैं। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा है, हर व्यक्ति मॉल में जाकर सामान नहीं खरीदता, हर व्यक्ति डिपार्टमेंटल स्टोर से ऑनलाइन सामग्री नहीं मंगाता।
वो मोहल्ले की किराने की दुकान पे जाता है, 10-20 रुपए की चाय पीता है, वो 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में नहीं जाता। लेकिन इन सब बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जो सरकार गेहूं इंपोर्ट करने की बात करे, दलहन इंपोर्ट करने की बात करे, आप अपने किसानों को तो मार रहे हैं और गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात बोलते भी नहीं है क्योंकि आपको शर्म आती है। आप यही कहते हो कि मैं 2024 में भी झंडा ध्वजारोहण करूंगा, लाल किले की प्राचीर करूंगा, मतलब मैं 2024 पे, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में आऊंगा। इरादा तो ये कहने का है। तो देश के लोग इन सब चीजों से बहुत आजीज आ चुके हैं क्योंकि लोगों की परेशानी इतनी ज्यादा है और सरकार उनकी तरफ बात करने को तैयार नहीं। अब मध्य प्रदेश में जिन लोगों को टिकट दिया गया 39 लोगों को, उनमें केवल जातीय समीकरण है। जैसे प्रीतम लोधी को टिकट दिया है, उमा भारती के परिजन है, उन्हें जो टिकट दिया गया है वो टिकट ऐसी सीट से मिला जहां उनके जीतने की संभावना शून्य है, लेकिन टिकट इसलिए दिया गया है कि लोधी समुदाय की दूसरी जगह वोटर हैं, उनको फायदा हो जाए। तो ये जो जाति समीकरण, जाति आ जाओ, धर्म आ जाओ, इकोनॉमी को जाने दो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो, और जिस आर्टिकल का जिक्र आप कर रहे थे विवेक देवराय का, तो शुरुआत यही है कि ये संविधान हमें नहीं चाहिए क्योंकि सब लोगों को बराबरी की बात करता है। ये संविधान कहता है कि संविधान सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है। ये संविधान हमारी कुछ संस्थाओं को बहुत महत्व देता है। तो ये सब चीजें सरकार को खटक रही है और वो पिछले दरवाजे से पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। इसलिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन खतरे जो हमें दिखते हैं उससे कहीं गहरे खतरे देश के सामने हैं और देश की जनता को उन खतरों से आगाह कराने की जरूरत है, जो इंडिया और राहुल गांधी करा रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया, रेहड़ी वालों का जिक्र किया, हजामत बनाने वालों का जिक्र किया, खोमचे वालों का किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी यहां जा रहे हैं मतलब यह महत्वपूर्ण वर्ग है देश का। तो राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं कि मोदी क्या बोलेंगे, कब तक बोलेंगे और कितना बोलेंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, मोदी जी एजेंडे के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा अहंकार में भी दिखाई देते हैं। याद कीजिए कि सदन के अंदर जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष 2018 में लेके आया था और वो मेरे लिए शुभ रहा क्योंकि 2019 में हम जीत के आए, फिर अब 2023 में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया है, ये भी मेरे लिए शुभ रहेगा और मैं 2024 में जीत के आऊँगा। अब मैं विपक्ष से कहूँगा कि 2028 की तैयारी करें अविश्वास प्रस्ताव के लिए। ये उनका भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी सदन के अंदर। क्लोजिंग कमेंट के लिए सीधा आना चाहता हूँ सिंह साहब आपके पास। कैसे देखा जाए परिस्थितियों पर? हम बहुत गंभीर चर्चा कर रहे थे अभी देश की परिस्थितियों पर। सर्वे आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम भी सर्वे दिखाएंगे आने वाले वक्त में, अलग अलग मसलों को लेकर के हम सर्वे के जरिए आप तक लोगों के ओपिनियन लेकर आएंगे बहुत जल्दी। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी तो कुछ और लोगों के, लेकिन सर्वे आप और हम लगातार करते रहते हैं, पहले भी इसके बारे में बात हम कर चुके हैं। आपसे ज़रा क्लोजिंग कमेंट के रूप में समझूँ कि यहाँ से राहुल गांधी की राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं उससे कितनी उम्मीदें देश की जनता और खासकर जो राहुल गांधी या इंडिया को चाहने वाले लोग हैं वो कितनी उम्मीद रखें राहुल की राजनीति से? क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो राजनीति अगर कहूँ तो शायद वो गुरिल्ला राजनीति वो करता है जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि वो छुप करके रात में कभी 12 बजे 8 बजे 10 बजे पहुँच गए भोपाल गृह मंत्री जी, कभी उधर छत्तीसगढ़ पहुंच गए, कभी राजस्थान पहुंच गए, और वो जो चुपके से जो राजनीति रात को चलती है उस राजनीति से पार पाना आसान लगता है क्या आपको जो अभी विपक्ष है उसके लिए? अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए। प्रशांत जी ने कहा जी ठीक है। ये जो प्रशांत जी ने कहा गुरिल्ला पॉलिटिक्स, ये बड़ा सही शब्द है और निश्चित रूप से जिस तरीके से सरप्राइज ऑफ एलिमेंट राहुल गांधी जी के कार्यक्रमों में आ रहा है
कि जब हो जाता है तो हम लोग को पता लगता है, हम लोग से मेरा मतलब सामान्य जनता को, तो उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। और जिस तरीके से समाज के विभिन्न तबकों के साथ वो मिल रहे हैं, उसका असर जनता पर पड़ रहा है। जनता जागरूक भी हो रही है। प्रकाश जी ने बिल्कुल सही बताया, और जो जो आंकड़े इन्होंने दिए बिल्कुल सही हैं, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन अभी कुछ समय पहले हम लोग चुनाव पर बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ हो, लेकिन 3 घंटे के दौरान यदि आपने प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं दिया ढंग से, तो आप फेल हो सकते हैं। इसी तरीके से चुनाव, अब अगर हम ईवीएम की बात करें तो ईवीएम का हटना फिलहाल तो संभव नहीं लगता है। अदालती आदेश कोई आ जाए तो बात अलग है। अदालत में मामला चल रहा है, वीवीपैट का मामला चल रहा है। अदालत ने कहा भी है कि आप वीवीपैट को गिनिए और पूरा गिनिए, जो वीवीपैट पड़ा उसको गिनिए। अगर उसको पूरी गिनते हैं, हालांकि कुछ परसेंट गिनने की बात है, कुछ परसेंट से बात नहीं बनती। जब उसको पूरा गिनेंगे ही कागज के पर्चे को, तो आप ईवीएम की जरूरत ही क्या है, फिर आप बैलेट से ही करा लीजिए। खैर वो अलग बात है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी को या इंडिया को या अन्य पार्टियों को जो इस सरकार को हटाने के लिए कमर कसे हुए हैं, उन्हें फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड से मेरा मतलब प्रचार की फील्ड में नहीं, चुनाव की जो सूची बनती है, इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं, वो पहले बनते हैं। अधिकतर खेल उसी में होता है कि आपने ऐसे लोगों के नाम, मोहल्ले के लोगों के नाम, गांव के लोगों के नाम हटवा दिए जो किसी पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हो, जिनको उम्मीद थी कि वहां से उनको ज्यादा वोट। यह चुनाव आयोग तो बैठे बैठे नहीं करता है, लोकल अधिकारी करते हैं। तो स्थानीय लोगों का ये कार्य है कि वो जाएं, लिस्ट देखें, लिस्ट बाकायदे पब्लिश होती है, लिस्ट की सूचना भी आती है, समय भी मिलता है कि जिसका नाम रह गया वो जाएं, और लोग करवाते भी। एमएलसी के चुनाव में तो लोग खूब करवाते हैं, घर आके दे जाते हैं, घर आके आधार कार्ड की कॉपी ले जाते हैं कि आपका नाम नहीं, हम डलवा देते हैं। क्योंकि एमएलसी के चुनाव में वोटर कम होते हैं, इसलिए ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इससे वोटर ज्यादा होते हैं, इससे इंटरेस्ट कम लेते हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों लोग और कोई काम करें न करें, लेकिन चुनाव लड़ना ये अच्छी तरह जानते हैं जी। और अच्छी तरह से मेरा मतलब है, इनकी पूरी चेतना चुनाव लड़ने में ही है। इसीलिए चाहे लाल किला पर राष्ट्र के नाम संबोधन करने का वक्त हो, चाहे संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी सफाई देने का वक्त हो, इन दोनों ही मौकों पर चुनाव प्रचार से बाज नहीं आते। निश्चित रूप से कांग्रेस बेहतर कर रही है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, सर्वे रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं, जमीन पे भी लोगों से बात की जा रही, तो वो भी राहुल के प्रति उनका रवैया बहुत कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता बहुत बुरी तरह गिरी है, मजाक बन रहा है। लेकिन अगर चुनाव को चुनाव की तरह से नहीं लड़ा गया तो फिर परिणाम के बारे में थोड़ा सोचना पड़ सकता है। इसलिए चुनाव को जब एग्जाम डिक्लेयर हो जाता है तो हमें एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है। हमें इसलिए नहीं पढ़ना पड़ता, आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट है। लेकिन चुनाव के दौरान ये लक्ष्य रहता है, एग्जाम के दौरान ये लक्ष्य रहता है कि हमें सफल होना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नॉर्मल MA-BA का एग्जाम हो। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के सारे दलों को, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जहां जहां सरकारें नहीं हैं, वहां पर भी इस मुद्दे पर भी काम करना चाहिए। हो सकता है वो कर भी रहे हों, बहुत चीजें हम लोग को नहीं पता रहती हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि परिवर्तन मुझे दिख रहा है, जमीन पर भी दिख रहा है, और वर्चुअल वर्ल्ड में जो आप लोग के सर्वे आ रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, मेहनत करने की ज़रूरत है विपक्षी दलों को, और राहुल गांधी अकेले अपने दम पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार आज कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ राज्यों के प्रभारियों को और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को चेंज किया है, फिर से अजय राय को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये सब दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं काम कर रही है। लेकिन और भी दलों को काम करने की ज़रूरत है, और तभी ये इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के एक मजबूत चुनौती बीजेपी और मोदी जी के सामने पेश कर पाएगा। अभी आने वाले वक्त में हम और देखेंगे कि क्या कुछ होता है। इस चर्चा में आज बहुत कुछ अलग अलग आयाम चर्चा के, उस पर हम बात कर रहे थे, और आपने हमारे तमाम साथियों की बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी, बहुत शानदार क्लोजिंग कमेंट आपका, और
बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सौमित्रा जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके विचार लगातार देख रहा हूँ। जीपी सिंह साहब लिख रहे हैं कि देश की वर्तमान स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ